हेलो डियर स्टूडेंट्स। कल एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम में चैप्टर नंबर 1 में हमने इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन देखा था। सीक्वेंशियल स्टेप्स या फेजेस देखे थे और मैंने आपको बोला था कि केस स्टडीज भी 2 दे रखी हैं, उसकी रीडिंग लगाइएगा। और पेज नंबर 18 न्यू बुक तक का डिस्कशन हमारा हो गया था। इस इम्प्लीमेंटेशन में क्या सीक्वेंशियल स्टेप्स थी? पहला था डिफाइन व्हाई वी नीड टू इम्प्लीमेंट बीपीए, राइट। सेकंड, रूल्स एंड रेगुलेशंस को समझें। तीसरा, डॉक्यूमेंटेशन करें प्रोसेसेस का। चौथा, ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल डिफाइन करें, एंगेज करें कंसल्टेंट्स को, देन कैलकुलेट करें आरओआई, डेवलप करें बीपीए, टेस्ट करें और फिर इम्प्लीमेंटेशन। इन स्टेप्स के बाद बच्चों नए मॉड्यूल में एक अलग हेडिंग रिस्क एंड इट्स मैनेजमेंट, पेज नंबर 18 पे रिस्क एंड इट्स मैनेजमेंट। नाउ रिस्क एंड मैनेजमेंट में हमसे डिस्कस किया है सबसे पहले रिस्क को। नाउ व्हाई दिस टॉपिक इन दिस चैप्टर। पहले हम एक बेस में जाके एक डिस्कशन करें, फिर ये 1 बाय 1 हम डिस्कस कर लेंगे कि क्यों इंस्टीट्यूट ने दिया, क्या क्या कॉन्सेप्ट है। लेकिन जब हम बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट एंड देन बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन पढ़ रहे थे, तो अब ये नया सा कंसेप्ट, अलग सा कंसेप्ट रिस्क इस चैप्टर में कहां से आ गया, राइट। सो बैंक का एग्जाम्पल हो रहा था, बहुत सारी प्रोसेसेस ऑटोमेटिक चलती हैं। पेटीएम वाली बात हमने डिस्कस की थी। क्या बैंक में जब फंड्स ट्रांसफर होते हैं नेट बैंकिंग के थ्रू, इज देयर एनी चांस कि किसी भी व्यक्ति का इंटरनेट बैंकिंग का, नेट बैंकिंग का यूजर आईडी पासवर्ड क्रैकर हैक कर ले और फिर फंड्स स्टील कर ले? Is there any chance? Yes. So this chance is what is risk. अब हम कल तक क्या कर रहे थे? बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन का गुणगान कर रहे थे कि यार आईटी ने बिजनेस को कितने बेनिफिट्स दे दिए। लेकिन कोई चीज यदि आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स दे रही है तो साथ में कुछ ना कुछ रिस्क जरूर लाएगी, राइट। और यही कॉन्सेप्ट रिस्क का यहां पे कवर किया गया है। दिस इज रेशनल और दिस इज रीजन एज टू व्हाई दिस टॉपिक हैज बीन इंक्लूडेड। पुराने मॉड्यूल में नहीं है, नए मॉड्यूल में है। रिस्क क्या है? कोई भी ऐसा इवेंट, थ्रेट जो आपको आपके बिजनेस ऑब्जेक्ट्स अचीव होने से रोकेगा या रोक सकता है, दैट इज कॉल्ड एज रिस्क। लाइक हैकर, क्रैकर, वायर टेपर, ईव्सड्रॉपर, ये सारी चीजें क्या है? रिस्क है, राइट। तो अब डिस्कस करते हैं बच्चों इस कॉन्सेप्ट के अंदर। पहला टॉपिक हमें दिया है क्या? रिस्क। So, risk is any event that may result in significant deviation from planned objectives. Risk क्या है? Any event that may result in a किसमें रिजल्ट होगा? डेविएशन फ्रॉम प्लान्ड ऑब्जेक्टिव्स, रिजल्टिंग इन एन अनवांटेड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस। So, what is risk? Risk is any event. Hacking, cracking, wiretapping, eavesdropping, ये सब क्या है? Event that may result. कोई भी चीज अगर एक्चुअलाइज हो जाए, मटेरियलाइज हो जाए, तो फिर वो रिस्क कहां बचेगी? वो तो असली नुकसान हो गया ना। रिस्क हमेशा पोटेंशियल होता है, हो सकता है लॉस हो जाए,
ये होता है रिस्क, राइट। तो दैट मे रिजल्ट इन डेविएशन फ्रॉम प्लान्ड ऑब्जेक्टिव्स। तो कोई ऐसा इवेंट जो आपको आपके बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने से रोके और उसके निगेटिव इंपैक्ट है, पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं, निगेटिव इंपैक्ट है, तो वो आपके लिए क्या हो गई, रिस्क हो गई। एंड दिस प्लान्ड ऑब्जेक्टिव मे बी, प्लान्ड ऑब्जेक्टिव, ये जो ऑब्जेक्टिव बताया था, इन्होंने ये बता दिया कि ये ऑब्जेक्टिव जो है, ये ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हम पढ़ रहे हैं, टॉप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पे जो स्ट्रेटेजीज बनती है। ये फिनेंशियल ऑब्जेक्टिव, रेगुलेटरी ऑब्जेक्टिव, ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव, किसी भी एक्टिविटी को आपके ऑपरेशंस, आपका फिनेंशियल एस्पेक्ट एक्सेट्रा, इनको अगर निगेटिवली अफेक्ट करता है तो ये क्या है, रिस्क है। द डिग्री ऑफ रिस्क एसोसिएटेड विथ एन इवेंट डिटरमाइंड बाय लाइक्लीहुड, लाइक्लीहुड का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट अकरिंग, द कॉन्सिक्वेंस इफ इवेंट वर टू अकर एंड इट्स टाइम। यानी यदि हेकर क्रेकर का अटैक हुआ तो चांसेस आर देयर लाइक्लीहुड, प्रोबेबिलिटी, चांसेस आर देयर कि इस संस्था को 50 लाख रुपए तक का नुकसान हो जाएगा। तो कितना लॉस हो सकता है, उसके अकरेंस के चांसेस को मल्टीप्लाई करें लॉस से, तो फिर आ जाएगा रिस्क। या आज ही हम समझेंगे, आगे डिस्कशन आएगा। बट बच्चों, कोई सी भी ऐसी अनवांटेड एक्टिविटी जो आपको आपके बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को डिजायर्ड मैनर में अचीव करने से रोके, उसको बोलते हैं रिस्क। इज इट राइट? चल नाउ आगे देखें, हमें दे रखा है सोर्सेस ऑफ रिस्क, ऐसा एक पर्टिकुलर टॉपिक है। ये टॉपिक भी पुरानी बुक में नहीं है, नई बुक में ही है। इस कारण आप देख रहे होंगे आपकी बुक में बोल्ड में दे रखा है, राइट। सो इंस्टीट्यूट बोल्ड कब करता है किसी भी पैराग्राफ को? बेसिकली तब जब कुछ नया पैराग्राफ इंसर्ट हुआ हो। So the most important step in risk management process is to identify the sources of risk, the areas from which risk can occur. तो सबसे पहले तो रिस्क का आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। क्या टर्मिनोलॉजी यूज की? रिस्क आइडेंटिफिकेशन। जब रिस्क आइडेंटिफाई होती है ना, उसके बाद हम रिस्क को असेस करते हैं, राइट। और जब आप रिस्क को आइडेंटिफाई करें कि कहां कहां रिस्क है, तो बेसिकली आप देखते हो रिस्क की सोर्सेस क्या है, कहां से रिस्क आ रही है। दिस विल गिव इंफॉर्मेशन अबाउट पॉसिबल थ्रेट्स। इससे आपको पता चलता है कि कौन से पॉसिबल थ्रेट्स हैं। जैसे थ्रेट के लिए हमने अभी हैकिंग, क्रैकिंग बोला, वायर टिपिंग, ईव्सड्रॉपिंग बोला, लेकिन ऐसे ही डाटा स्टील हो जाना, डाटा करप्ट हो जाना, राइट। आपका जब डाटा प्रोसेस हो रहा हो तब टेक्नोलॉजिकल एरर आ गया। एनवायरमेंटल चैलेंजेस लाइक हीट, फायर आग से दिक्कत आती है। पानी, राइट, वाटर, एक्सेस रेन हुई और आपका जो कंप्यूटर प्रोसेसिंग फैसिलिटी रूम था वो टॉप फ्लोर पे है और पानी आ गया, राइट। यहाँ बेसमेंट में पूरा आईटी रूम था, वहां पे पानी भर गया ड्यू टू एक्सेसिव रेन, ठीक है। तो वाटर कुड कॉज डैमेजेस, ये सब थ्रेट हैं, राइट। आगे वल्नरेबिलिटीज का मतलब होता है वीकनेसेस इन द सिस्टम। अगर आप राउंड द क्लॉक इंटरनेट यूज कर रहे हैं लेकिन आपने आपके कंप्यूटर में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया है, तो you are using internet round the clock and you are not using what? Antivirus software. Not installing antivirus software is the vulnerability, that is weakness you are having. तो सीधे वायरस वॉर्म्स ये अटैक करेंगे कि नहीं? वायरस, वॉर्म, ट्रोजन हॉर्सेस, ये भी सब क्या है? थ्रेट्स हैं। हैकर, क्रैकर, ईव्सड्रॉपर, वायर टेपर, ये भी क्या है? थ्रेट्स हैं, जो ऊपर डेफिनेशन में आया था, राइट। तो लिखा हुआ है दिस विल गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉसिबल थ्रेट्स। आप रिस्क को जब आइडेंटिफाई करेंगे और उसकी सोर्सेस देखेंगे तो आपको पता चलेगा थ्रेट्स क्या क्या हैं, वल्नरेबिलिटीज क्या क्या हैं, अकॉर्डिंगली
रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटेजी, रिस्क को कैसे मिनिमाइज किया जाए वो स्ट्रेटेजी आप बनाएंगे। तो वाटरप्रूफ मटेरियल यूज किया, फायर रेजिस्टेंट मटेरियल यूज किया, तो उससे क्या होगा, फायर नहीं लगेगी, वाटर से डैमेज नहीं कॉज होगा, है ना। फायर एक्सटिंग्विशर लगा देना, ये सब क्या है, रिस्क को कम करने की स्ट्रेटेजीज हैं। देन सम ऑफ द कॉमन सोर्सेस ऑफ रिस्क आर, कौन सी कॉमन सोर्सेस है रिस्क की, कमर्शियल एंड लीगल रिलेशनशिप, कहीं आपके बिजनेस पार्टनर्स लाइक आपके सप्लायर्स, आपके डेटर्स, क्रेडिटर्स वो आपको स्यू न कर दें। इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस, निगेटिवली एनवायरमेंट में चेंजेस ना आ जाए जिसके कारण आपको इकोनॉमिक यानी मॉनेटरी लॉस हो जाए। ह्यूमन बिहेवियर, आपके एम्प्लॉइज जिन पे आप बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं उनका बिहेवियर ही फ्रॉडुलेंट निकले तो वो चोरी चकारी करें। नेचुरल इवेंट्स में मैंने अभी वाटर, फायर, एनर्जी फ्लक्चुएशन ये सब बोला, ये भी सोर्सेस है। पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस, लॉकडाउन लग गया, गवर्नमेंट ने रूल बना दिया बिजनेस ही स्टार्ट नहीं होगा, 6 महीने हो गए हैं, राइट, तो पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस। टेक्नोलॉजी एंड टेक्निकल इश्यूज लाइक डाटा का बैकअप नहीं लिया और हमारी हार्ड डिस्क क्रैश हो गई ड्यू टू सम टेक्नोलॉजिकल फेल्यूर्स, दिक्कत आ गई। मैनेजमेंट एक्टिविटीज एंड कंट्रोल्स, तो मैनेजमेंट ने साउंड कंट्रोल्स नहीं लगाए, जैसे बैकअप पॉलिसीज नहीं है। एंड इंडिविजुअल्स एक्टिविटीज, कोई एक व्यक्ति विशेष जो है वो हैकिंग करने पे है ही सही, उतारू है तो वो तो करेगा ही अगर उसको साउंड टेक्निकल नॉलेज है तो, राइट। ये सारे के सारे सोर्सेस हैं बच्चों किसके, रिस्क के। तो इतने सारे सोर्सेस दे दिए इनने, एंड देन रिस्क के हमें 3 कैरेक्टरिस्टिक्स इनने बताए हैं। क्या 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लिखा हुआ है कि थ्रेट या वल्नरेबिलिटी के कारण, थ्रेट मैंने अभी यार आपको बहुत सारे थ्रेट बताए और वल्नरेबिलिटी यानी वीकनेस बताई, इसके कारण रिस्क अराइज होती है तो पोटेंशियल लॉस, मैंने अभी वर्ड में बताया था, एक्चुअल नहीं है, होने के चांसेस हैं, तो पोटेंशियल लॉस। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या, ऑलवेज देयर इज प्रोबेबिलिटी, 100% श्योर नहीं होता है कि होगा या नहीं, तो देयर इज ऑलवेज चांस ऑफ अकरेंस ऑफ दैट इवेंट्स। हैकर क्रैकर हैकिंग करेगा ही सही, क्रैकिंग करेगा ही सही, ऐसा निश्चित थोड़ी होता है, चांसेस आर देयर, राइट। एंड थर्ड वन इज दैट प्रोबेबिलिटी or likelihood that threat agent mounting a specific attack against a particular system, right। तो ये थर्ड एलिमेंट बताया कि पर्टिकुलर सिस्टम पे अटैक होगा या थ्रेट मटेरियलाइज होगा जिसकी वजह से आपको लॉस हो जाएगा। एक्चुअल में हम यहां पे रिस्क को अगर असेस करना चाहें बच्चों तो मैं आपको बता दूं, रिस्क जिस सोर्स से आती है उसके लॉस को मल्टीप्लाई किया जाता है चांसेस ऑफ अकरेंस यानी प्रोबेबिलिटी से, तो रिस्क असेस हो जाती है कि कितनी रिस्क है, राइट। अब बच्चों इंस्टीट्यूट ने आगे हमसे क्या डिस्कस किया है, टाइप्स ऑफ रिस्क। तो देखें आप, सबसे पहला कौन सा रिस्क डिस्कस किया गया है, बिजनेस रिस्क। और बिजनेस रिस्क में क्या क्या बताया हमें, सबसे पहले स्ट्रेटेजिक रिस्क, ऐसे ही अगला क्या है, फाइनेंशियल रिस्क, रेगुलेटरी रिस्क, देन ऑपरेशनल, ऑपरेशनल के बाद नेक्स्ट वन इज हजार्ड रिस्क। आईसीआई को जो गूगल पे मिल जाता है ना वो डाल देता है, राइट, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट इज एक्चुअली ए बिजनेस रिस्क और नॉट। रेसिडुअल रिस्क, इज इट बिजनेस रिस्क,
क्या पता कहां से सर्च कर दिया और यहां पे लिख दिया। एक्चुअल में रेसिडुअल रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करने के बाद जो बच जाती है ना रिस्क, उसको बोलते हैं रेसिडुअल रिस्क। इट इज नॉट अ टाइप ऑफ बिजनेस रिस्क। क्या आईसीआई, क्या क्लासिफिकेशन करते हो, थोड़ा तो बोर्ड ऑफ स्टडीज को सोचना चाहिए। खैर, बिजनेस रिस्क बच्चों हमें दे रखी है कि कौन से बिजनेस रिस्क अराइज होते हैं ड्यू टू यूज ऑफ आईटी। द फर्स्ट रिस्क इज स्ट्रेटेजिक रिस्क। बच्चों, योर ऑपरेशंस आर मोर एंड मोर गेटिंग डिपेंडेंट ऑन आईटी। इसका एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं कि जब हम बैंक की बात कर रहे थे तो ऐसे केस में बच्चों बैंकिंग बिजनेस आज बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गया है किस पे, टेक्नोलॉजी पे। नो डाउट बैंक को बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, कॉस्ट कम हो जाती है, स्पीड अच्छी हो गई, एक्यूरेसी एक्सेट्रा। लेकिन आप सब लोग बताओ बच्चों, जब भी आप गए हो कभी पासबुक में एंट्री करवाने और बैंक का सर्वर यदि डाउन होता है तो आपको बैंक वाले क्या जवाब देते हैं कि सर्वर डाउन है इसलिए पासबुक में एंट्री नहीं हो पाएगी। यानी इतनी ज्यादा डिपेंडेंसी आईटी पे कि अगर सर्वर डाउन हो रहा है तो किसी कस्टमर का आपके पास अपडेटेड बैलेंस क्या है वो भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो थिंक अगर पूरा सिस्टम कभी क्रैश हो गया तो क्या हो जाएगा, राइट। तो अब सबसे पहले स्ट्रेटेजिक रिस्क क्या होता है बच्चों, तो हमने वीएमओ पढ़ा है, विजन मिशन ऑब्जेक्टिव, राइट। तो स्ट्रेटेजी जब बनती है तो पहले वीएमओ होता है। तो यदि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आपको आपके बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स, स्ट्रेटेजीज अचीव होने से रोके, तो इस प्रकार की एक्टिविटी जो है वो क्या कहलाएगी, स्ट्रेटेजिक रिस्क। देखें हम, these are the risks that would prevent an organization from accomplishing its objectives, meeting its goals। और फिर कुछ एग्जांपल्स दे रखें। तो कोई सी भी ऐसी एक्टिविटी जो आपको आपके ऑब्जेक्टिव्स अचीव होने से रोके। देन इज फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क में बच्चों बेसिकली देयर इज अ लॉस ऑफ असेट। से फॉर एग्जांपल किसी बैंक के फंड्स ट्रांसफर हो रहे थे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में और हैकर ने क्या किया, उन फंड्स को चोरी करके किसी और अकाउंट में, अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिया और पैसे गायब हो गए, राइट। सो दैट इज लॉस फॉर दैट एंटिटी, isn't it? And if there is loss then it is a financial loss क्योंकि पैसे चोरी हो गए, राइट। तो देखें आप, रिस्क दैट कुड रिजल्ट इन अ नेगेटिव फाइनेंशियल इंपैक्ट, कोई सा भी ऐसा रिस्क जिसकी वजह से आपको मॉनेटरी लॉस हो, फाइनेंशियल नेगेटिव फाइनेंशियल इंपैक्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन, देन इट इज व्हाट, फाइनेंशियल रिस्क। आगे रेगुलेटरी रिस्क। बच्चों कल मैंने एक एग्जांपल दिया था जब मैं बीपीए समझा रहा था आपको, सेकंड नंबर पॉइंट में आया था, आपके किसी एम्प्लॉय ने पिछले साल का डाटा डिलीट कर दिया। यदि आप टैक्स ऑडिट में कवर हैं तो आपको वो फाइनेंशियल डाटा कितने साल तक रखना था, अगले 8 साल तक। लेकिन आपने रिटेंशन लिमिट पे ध्यान ही नहीं दिया, तो ये किसी लॉ का क्या हो गया, नॉन कंप्लायंस हो गया। इज इट राइट। तो आप जब बहुत बार सिस्टम, सर्वर्स, टेक्नोलॉजी, आईटी इनको यूज करते हैं तो कई बार आप जो एप्लीकेबल लॉज हैं उनका कंप्लायंस करना भूल जाते हैं या फिर उसका कॉन्ट्रावेंशन हो जाता है। और अगर ऐसा हो जाए देन इट इज कॉल्ड एज रेगुलेटरी रिस्क। Risk that could expose the organization to fines, penalties from regulatory agencies due to non-compliance with laws and regulations। तो non-compliance किया laws and regulation का, इसकी वजह से penal action वगैरह हो जाए। रिस्क है, मैं बता रहा हूं, पोटेंशियल लॉस होता है, असली लॉस नहीं है। पोटेंशियल लॉस को रिस्क बोलते हैं, होने वाला लॉस, राइट। देन इस ऑपरेशनल रिस्क बच्चों, अगर आप डे टू डे एक्टिविटीज को इफेक्टिवली कैरी न कर पाए ड्यू टू सम डिसरप्शंस, देन इट इज कॉल्ड एज व्हाट, ऑपरेशनल रिस्क। जैसे डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक हुआ। डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक में क्या होता है, आप आपके सर्वर्स वगैरह को यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जिस दिन रिजल्ट आता है आईसीआई का, क्या होता है, साइट डाउन हो जाती है, आप आपके रिजल्ट्स को एक्सेस नहीं कर पाते। तो ऑपरेशंस चल पा रहे हैं कि नहीं चल पा रहे हैं, नहीं चल पा रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, ऑपरेशनल रिस्क। देखिए हम, रिस्क दैट कुड प्रिवेंट द ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी रिस्क जो ऑर्गेनाइजेशन को प्रिवेंट कर रही है फ्रॉम ऑपरेटिंग इन मोस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस जो इफेक्टिवली, एफिशिएंटली कैरी होने थे लेकिन किसी थ्रेट के कारण, इवेंट के कारण वो कैरी ना हो पाए, तो वो रिस्क है, ऑपरेशनल रिस्क। और बी डिस्ट्रप्टिव टू अदर ऑपरेशंस, राइट।
तो जैसे कस्टमर सेटिस्फेक्शन, हेल्थ, एनवायरनमेंट, प्रोडक्ट, सर्विस फेल्यूर, कैपेसिटी, इस प्रकार की चीजें क्या है, ऑपरेशंस, आपके डे टू डे ट्रांजेक्शंस अगर कैरी ना हो पाए देन इट इज कॉल्ड एज व्हाट, ऑपरेशनल रिस्क। हजार्ड रिस्क बच्चों, इसमें इन्होंने नेचुरल डिजास्टर्स को कवर किया है, राइट। तो टेररिस्ट अटैक हो गया, तो जहां पे बीएससी एनएससी का ऑफिस है वहां पे टेररिस्ट अटैक हुआ और इस एकदम से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो क्या हो गया, शट डाउन हो गया, अब ट्रांजेक्शन्स नहीं होंगी। तो क्या हुआ, पूरा बिजनेस अफेक्ट हो गया ड्यू टू व्हाट, टेररिस्ट अटैक। ऐसे ही अर्थक्वेक आ जाए, फ्लड, फेमाइंस, राइट, तो बाढ़ आ गई, अर्थक्वेक आ गया। तो इन नेचुरल डिजास्टर्स के कारण आप अगर कुछ बिजनेस ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पा रहे, कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर पा रहे, आपका बिजनेस जो है फॉर टाइम बिंग क्या हो चुका है, डिसरप्ट हो चुका है, देन इट इज कॉल्ड एज हजार्ड रिस्क। इसको एक्चुअल में देखा जाए बच्चों एनवायरमेंटल रिस्क बोलना चाहिए, ठीक है, देन यहां पे दे रखा है। तो अब रेसिडुअल रिस्क, रेसिडुअल रिस्क क्या है बच्चों, मैं आपको बता दूं ये बिजनेस रिस्क नहीं है, मैंने अभी आपको बता दिया, क्या पता कैसे आईसीआई के मॉड्यूल बन जाते हैं, बट ठीक है, इनको ऐसे ही याद करना जरूरी है। ये अलग अलग प्रकार की रिस्क थी बच्चों, स्ट्रेटेजिक रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, रेगुलेटरी रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क। ये जो वेरियस प्रकार की रिस्क है ना, इनसे बचने के लिए हम क्या करेंगे, बहुत सारे कंट्रोल्स लगाएंगे। तो दैट इज कॉल्ड एज रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटेजी। रिस्क को मिटिगेट करना, मिनिमाइज करना, उसको मैनेज करना। तो हमने हमारे रिस्क को मैनेज किया, बहुत सारे कंट्रोल्स लगाए और रिस्क को कम कर दिया। पर आपको मैंने ऑडिट में भी बताया था, यहां पे भी बता रहा हूं, रिस्क कैन बी रिड्यूस्ड बट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। कभी भी रिस्क जो है वो रिड्यूस टू जीरो नहीं हो जाती। इंटरनल कंट्रोल्स लगाने से आपको क्या मिलेगा, रीजनेबल एश्योरेंस, एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं मिलेगा। तो ऐसे केस में जो रिस्क बच जाएगी उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उसके साथ ही बिजनेस करना पड़ेगा, देन इट इज कॉल्ड एज व्हाट, रेसिडुअल रिस्क। देखिए हम, एनी रिस्क रिमेनिंग इवन आफ्टर द काउंटर मेजर, यहां पे काउंटर मेजर यानी कंट्रोल्स है, काउंटर मेजर्स का मतलब यहां पे क्या है, कंट्रोल्स। तो क्या लिखा है, एनी रिस्क, कोई भी रिस्क जो बच गई इवन आफ्टर हमने इंटरनल कंट्रोल्स लगा दी, देन इट इज कॉल्ड एज व्हाट, रेसिडुअल रिस्क। ऑर्गेनाइजेशंस मैनेजमेंट ऑफ रिस्क शुड कंसीडर दीज टू एरियाज। पहला, कितने सेफगार्ड्स लगाने हैं, और दूसरा, कितनी रिस्क रेसिडुअल है उसको एक्सेप्ट करना है। तो बहुत सारे कंट्रोल्स लगा लगा के आप रिस्क को क्या कर दोगे, कम, फिर भी रिस्क रह जाएगी जिसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उस एक्सेप्टेड रिस्क के साथ बिजनेस करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, रेसिडुअल रिस्क। चलिए बच्चों, अब ये तो रिस्क कौन सी थी, बिजनेस रिस्क। अब आप देखें इसके अलावा हमें बी पॉइंट भी दे रखा है जो है टेक्नोलॉजिकल रिस्क। और बच्चों ये आंसर आपको याद करना है, मैं बता दूं, टेक्नोलॉजिकल रिस्क एग्जाम में आ चुका है। टेक्नोलॉजिकल रिस्क हैज बीन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, राइट। तो बच्चों टेक्नोलॉजिकल रिस्क देखें, मैं आपको यही बता रहा था कि इस टेक्नोलॉजिकल रिस्क की आस्किंग रही है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं एंड आप बच्चों जितना हो सके ना, मैं बोलते जा रहा हूं, आप लिखते जाएं। कल कुछ बच्चों का फोन आया था, डाउट्स भी पूछे थे, उन्होंने बताया कि हम सर एज इट इज आप जो बताते हो हिंदी में लिख लेते हैं, दैट इज बेटर वे टू लर्न दिस सब्जेक्ट, राइट। नहीं तो इतनी टेक्निकल भाषा तो आप रट नहीं सकते हो। आप हेडिंग्स याद करते जाएं बच्चों, और जो मन का डिस्क्रिप्शन है भले जैसा मैं बता रहा हूं उसको आप इंग्लिश लैंग्वेज में लिख लें, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो टेक्नोलॉजिकल रिस्क में सबसे पहली बात आती है, फर्स्ट पॉइंट, फ्रीक्वेंट चेंजेस और ऑब्सोलेसेंस ऑफ टेक्नोलॉजी। बच्चों हमने ये तय किया कि हम मैनुअल ऑपरेशंस को छोड़ के टेक्नोलॉजिकल ऑपरेशंस, ऑटोमेटिक ऑपरेशन पे आते हैं, यानी मैनुअल सिस्टम जाएगा, कंप्यूटराइज सिस्टम आएगा, हमारी वर्किंग सारी कंप्यूटर्स पे चलेगी। जब हम करोड़ों रुपए खर्च करके टेक्नोलॉजी पे आ जाते हैं और ऑटोमेटिकली ट्रांजैक्शंस प्रोसेस होंगी सॉफ्टवेयर, सर्वर्स, आईटी के थ्रू, लेकिन आप जिस समय टेक्नोलॉजी पे आते हैं तब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लाते हैं, लेकिन बच्चों 5-6 महीने में वो टेक्नोलॉजी क्या हो जाती है, पुरानी। तो टेक्नोलॉजिकल रिस्क में सबसे पहली चीज आई फ्रीक्वेंट चेंजेस इन टेक्नोलॉजी। आप अपग्रेड कैसे करके रखेंगे अपने इतने सारे सिस्टम्स को, जो हर 4-5 महीने में नई नई टेक्नोलॉजी आती जाती है और पुरानी टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट होती जाती है।
क्या गारंटी है कि आप हमेशा अपग्रेडेड सिस्टम्स मेंटेन कर पाएंगे? ये पहली टेक्नोलॉजिकल रिस्क है कि जिस टेक्नोलॉजी पे आप आए वो टेक्नोलॉजी क्या हो गई? ऑब्सोलीट हो गई, राइट? सेकंड वन, मल्टीप्लिसिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिस्टम्स. सो देयर आर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स. थिंक ऑफ बैंक. बैंक के साथ जब मुझे ट्रांजेक्शन करनी होती है तो मेरे पास पहला ऑप्शन, मैं बैंक में जाऊं और फिजिकली जाके ट्रांजैक्शन करूं, पर मैं भले बैंक में गया हूं, वहां का जो एम्प्लॉय बैठा हुआ है ना, वो कंप्यूटर पे ही काम करेगा. वो फर्स्ट इंटरेक्शन का पॉइंट है. सेकंड, दूसरा ऑप्शन क्या है? मुझे अगर कैश डिपॉजिट करना है या विड्रॉ करना है, मैं एटीएम मशीन पे चले जाऊं और मशीन के थ्रू ट्रांजैक्शन करूं. ठीक है. तीसरा, नेट बैंकिंग. चौथा, मेरे इन बैंक अकाउंट्स को मैं यूपीआई के साथ मर्ज कर लूं. पेटीएम है, भीम है, एक्सेट्रा, राइट? तो गूगल पे है. अब आप बताएं बच्चों, ये फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, इनसे मैं लिंक करूंगा तो ये भी तो एक तरीका है मेरे बैंक अकाउंट को यूज करने का. तो इंटरनेट बैंकिंग अलग हो गया, एटीएम अलग हो गया, फिजिकल बैंकिंग अलग हो गई. अब इन अलग अलग तरीके से बैंक को ट्रांजैक्शन करना है तो बैंक ने एटीएम मशीन्स के लिए भी अलग सिस्टम्स डेवलप कर रखे हैं. बैंक के अंदर जो कंप्यूटर्स हैं वो भी अलग हैं. नेट बैंकिंग के लिए अलग यूटिलिटीज हैं. इवन हर बैंक ने अपने अपने एप्लीकेशंस बना रखे हैं कि मोबाइल में इंस्टॉल करो, इन एप्स के थ्रू ही क्या करो, आप नेट बैंकिंग ट्रांजेक्शंस करो. क्या एक सिंगल सॉफ्टवेयर है? नहीं, मल्टीपल सॉफ्टवेयर है, मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट हैं. और ये जो मल्टीप्लिसिटी है ना, इतने सारे सिस्टम्स आ गए हैं, ये मिलके जो बड़ा सिस्टम बन रहा है ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया है. बैंक इसको मैनेज कैसे करेगी? ये दूसरी टेक्नोलॉजिकल रिस्क है कि बैंक के सिस्टम ओवर एंड अबाउ मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं, अलग अलग पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट हैं और कॉम्प्लेक्स भी होते जा रहे हैं क्योंकि ये सब आपस में जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं. ऐसे खतरनाक सा इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर मैनेज कैसे होगा, सिस्टम मैनेज कैसे होगा, राइट? देन आते थर्ड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजीज. दिस इज समहाउ इंपॉर्टेंट. आपने अलग अलग प्रकार के कंट्रोल्स रखे हैं अलग अलग प्रकार की टेक्नोलॉजीज के लिए. आपने हैकर क्रैकर से बचने के लिए फायरवॉल सिस्टम यूज किया, राइट? आपने एनक्रिप्शन लगा दिया, राइट? अब इसके अलावा इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम लगा दिया, इंट्रूडर्स को डिटेक्ट करता है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम. ये जो टेक्नोलॉजिकल टर्म्स आपको दिख रहे हैं ना बच्चों, ये सारी चीजें, ये इंट्रूजन क्या होता है, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, सब धीरे धीरे कवर हो जाएगा इसी सब्जेक्ट में. सीखने का है बहुत ज्यादा. कहीं पे भी जाके आपकी जॉब लगे, कहीं पे भी जॉब लगे आपकी, बिना सिस्टम्स के काम नहीं होना है. और यही सारी चीजें आप वहां पे तो देखोगे बच्चों. आईसीआई ने ऐसे इंक्लूड नहीं किया इस सब्जेक्ट को हमारे कोर्स में, बहुत ज्यादा काम में आएगा आगे जाके. और एक बात सुनो, अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा एवेन्यूज हैं. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फर्म्स में लगे. इसलिए नहीं कि हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, हमें तो आता ही नहीं है भैया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एबीसीडी, लेकिन सॉफ्टवेयर बनते समय जो इंटरनल कंट्रोल्स लगते हैं ना, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बताएगा कि कहां कहां लगते हैं. तो एक अलग ही फील्ड है जिसमें स्कोप बहुत ज्यादा है. अगर आप इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो जितनी आईटी कंपनीज हैं उनके लिए आप एक अच्छे कैंडिडेट बनते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए, राइट? चलिए, अब हम ये डिस्कस कर रहे थे कि बैंक जो है वो अलग अलग टेक्नोलॉजीज जो है उनको यूज करती है और अलग अलग टेक्नोलॉजीज के लिए अलग अलग कंट्रोल्स हैं. तो कहीं हमारे पास कंट्रोल्स कैसे हैं जो फिजिकल एक्सेस कंट्रोल्स है. हमारे पास बायोमेट्रिक डिवाइस, थंब लगाओ तो ही डोर ओपन होता है और हम अंदर आ पाएंगे. तो ये एक प्रकार का अलग कंट्रोल हुआ. आईडीएस, फायरवॉल, एनक्रिप्शन जो मैं बता रहा था, ये अलग प्रकार का कंट्रोल हुआ. पर ये अलग अलग प्रकार के कंट्रोल क्या मिलके एक अच्छा होलिस्टिक व्यू दे पाएंगे? तो ऑर्गेनाइजेशन ने अलग अलग टेक्नोलॉजिकल थ्रेड्स के कारण अलग अलग कंट्रोल्स लगाए, पर ये सारे कंट्रोल्स मिलके क्या आपको अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाएंगे? ये अपने आप में क्या है, एक रिस्क है, राइट? देन प्रॉपर अलाइनमेंट विथ बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स. सो 3 चीजें हो गई यहां पे. आप देखें जरा ध्यान से इस 4th पॉइंट को. क्या है? एक है आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. हर ऑर्गेनाइजेशन में आज कंप्यूटर्स हैं. और बच्चों अगर आईटी नहीं होता तो आप बताओ लॉकडाउन में वर्क फ्रॉम होम इतना सक्सेसफुल हो पाता कि नहीं हो पाता?
बिजनेस ही बंद हो जाते भाई, जितनी इकोनॉमी बची है ना वो भी चौपट हो जाती, राइट। तो ये तो आईटी है जिसने बचा लिया थोड़ा बहुत बिजनेस, क्योंकि बड़े बड़े जायंट्स जो हैं वो सब कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं और वर्क फ्रॉम होम इजी था, तभी थोड़ी बहुत इकोनॉमी बच पाई इसके कारण, राइट। तो अब एक तरफ तो है कि आप आईटी यूज कर रहे हो बिजनेस में, तो आपके ऑपरेशंस अच्छे चलेंगे, आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ बच्चों क्या है, आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव, सक्सेस, सर्वाइवल, ग्रोथ, डाइवर्सिफिकेशन, कस्टमर सेटिस्फेक्शन एक्सेट्रा, प्रॉफिट मेकिंग। और तीसरा है कि आपके ऊपर नाना प्रकार के लॉस, रूल्स, रेगुलेशंस लगते हैं जिनको अचीव करना या कंप्लाइड विद करना बहुत जरूरी है, नहीं तो नॉन कंप्लायंस में दिक्कत आ जाएगी। अब आप इन तीन चीजों को देखो, एक है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एक है आपके बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, और तीसरा है सारे के सारे लॉ का कंप्लायंस। तो जब आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज करोगे तो आपके बिजनेस ऑपरेशंस तो स्मूथली चलेंगे, लेकिन क्या वो असिस्ट करेगा आपको इन अचीविंग योर बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स? और क्या आप आईटी को यूज करोगे तो ऐसा तो नहीं कोई नॉन कंप्लायंस हो जाए? याद करें लीगल फिजिबिलिटी, बीपीए, बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन में सेकंड फेज ही ये था कि सॉफ्टवेयर बनाने से पहले आप ये देखो कि कितने विविध प्रकार के स्टेट्यूट्स आपके ऊपर अप्लाई होते हैं और उनका क्या करना है, कंप्लायंस करना है। तो ये अपने आप में एक रिस्क है कि वेदर द टेक्नोलॉजी यू आर यूजिंग will assure the achievement of your business object as well as compliance with all the laws, rules, regulations। पॉइंट की हेडिंग ही क्या है, फोर्थ नंबर देखें आप, प्रॉपर अलाइनमेंट, जोड़ो, अलाइन करो, किनको अलाइन करो, आपके बिजनेस ऑब्जेक्ट को, लीगल रिक्वायरमेंट्स को और आईटी को, राइट। सो दिस इज रिस्क। देन डिपेंडेंस ऑन वेंडर्स, ये एक अलग टेक्नोलॉजिकल रिस्क है जो फिफ्थ नंबर पॉइंट है। बच्चों जब हम बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन पढ़ रहे थे तब हमने ये देखा कि सिस्टम, सॉफ्टवेयर्स कैसे संस्था के अंदर आ जाएंगे। लास्ट पॉइंट था इंप्लीमेंटेशन, सेकंड लास्ट था टेस्टिंग और थर्ड लास्ट था डेवलपमेंट। तो सिस्टम को डेवलप करते हो, उसको टेस्ट करते हो, उसको इंप्लीमेंट करते हो। क्या सॉफ्टवेयर बना लिए खुद, सिस्टम्स खरीद लिए खुद, कंप्यूटर्स खरीद लिए खुद? ये बताओ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आप खुद हो क्या? नहीं, इंटरनेट तो आपका है नहीं ना। आप भले कंप्यूटर्स ले लो, हजारों, 10,000, आप बड़ी संस्था हो, वायर्स खरीद के उनको जोड़ लो, टेक्नोलॉजी लेके आ जाओ, नेटवर्क बना दिया, लेन मेन वेन बना लिया, है ना, और वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू भी आप कनेक्टेड हो गए। क्वेश्चन इज कि क्या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की सर्विस नहीं लोगे? क्या लोगे? जिन एक्सपर्ट्स ने आपके सिस्टम्स बनाए, क्या उनसे रिपेयर एंड मेंटेनेंस नहीं करवाओगे? क्या करवाओगे? तो बहुत सारे काम आपने क्या कर रखे हैं, आउटसोर्स, राइट। जैसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की सर्विस, आप इन सारी डिवाइसेस का इंश्योरेंस करते हैं, तो रिस्क भी आपने आउटसोर्स कर रखी है, राइट। तो आप जितना काम खुद करते हैं उतना तो ठीक है, यू कैन टेक केयर ऑफ, लेकिन बहुत सारा काम आपने क्या किया है, आउटसोर्स किया है अलग अलग वेंडर्स को। उन वेंडर्स के कारण भी क्या आ जाएगी, रिस्क आ जाएगी, राइट। सो दैट इज फिफ्थ नंबर पॉइंट, डिपेंडेंस ऑन वेंडर्स ड्यू टू आउटसोर्सिंग ऑफ आईटी सर्विसेज। जैसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की सर्विस को आपने आउटसोर्स कर रखा है। थिंक ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। बच्चों क्लाउड्स आप सब लोग सुनते हैं, तो आप सब लोगों ने अपना जो डाटा स्टोरेज है वो किसी क्लाउड पे कर रखा है। Isn't it a threat because you are taking service from outsource agency जो आपका डाटा प्रोसेस कर रही है, वो डाटा स्टोर कर रही है, और डाटा सबसे इंफॉर्मेशन वैल्यूएबल असेट होता है। मैंने बताया इंफॉर्मेशनल एज है प्रेजेंट एज, और वो कहीं और सेव होता है, कहीं और स्टोर होता है किसी क्लाउड पे, जो आपको पता भी नहीं है। रिस्क है, आउटसोर्स कर रखा है आपने काम, राइट। तो अभी तक कितनी रिस्क हुई बच्चों? पहला क्या था, टेक्नोलॉजी फ्रीक्वेंटली चेंज हो जाती है। दूसरा क्या था, मल्टीप्लिसिटी ऑफ सिस्टम, बैंक का हमने देखा, और इस कारण हमारे सिस्टम्स कॉम्प्लेक्स, जटिल होते जा रहे हैं। तीसरा हमने क्या देखा था, अलग अलग प्रकार की रिस्क थी अलग अलग टेक्नोलॉजियों को यूज करने के कारण, और उनके लिए कंट्रोल्स भी अलग अलग थे। क्या मिलके ये सब प्रोटेक्ट कर पाएंगे हम? देन आपके बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स और लीगल कंप्लायंसेस क्या इंश्योर्ड होंगे आईटी के कारण? देन डिपेंडेंसी ऑन वेंडर्स, अभी हमने डिस्कस किया। नाउ वेंडर रिलेटेड कंसंट्रेटेड रिस्क या कंसंट्रेशन रिस्क। अब बच्चों यहां भी क्या है
कि पिछला पॉइंट जो था 5th नंबर, उसमें देखेंगे आप एक सिंगल वेंडर था, राइट। लेकिन ये जो अगला पॉइंट है इसमें ये कह रखा है कि बहुत सारे वेंडर्स हैं जिनसे आप अलग अलग सर्विसेज लेते हैं, है ना। देखिए आप लिखा हुआ है देयर में नॉट बी वन बट मल्टीपल वेंडर्स प्रोवाइडिंग डिफरेंट सर्विसेज। आप अलग अलग वेंडर्स से अलग अलग सेवाएं ले रहे हैं आपके कंप्यूटर फील्ड के कारण, आईटी के कारण, जो आपके सॉफ्टवेयर से सर्वर से उनके लिए कैसे, जैसे नेटवर्क रिलेटेड सर्विस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सर्विस may be provided by different vendor or services may be provided by single vendor. Both these situations result in high risk due to heavy dependence on vendors. अब ऊपर वाले पॉइंट में था कि आप वेंडर पे डिपेंडेंट हो गए, लेकिन उसके बाद वाला पॉइंट क्या कह रहा है कि अगर एक वेंडर होता ना तो ठीक है, लेकिन आपने तो मल्टीपल वेंडर्स के साथ क्या कर रखे हैं, कॉन्ट्रैक्ट। जैसे स्टोरेज एक क्लाउड पे होता है, डाटा प्रोसेसिंग दूसरा क्लाउड प्रोवाइडर दे रहा है, ये दो अलग अलग सर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कोई और है, आपके हार्डवेयर का रिपेयर मेंटेनेंस आपने किसी एजेंसी को आउटसोर्स कर रखा है, आपके सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करना, रिपेयर करना और उस सॉफ्टवेयर का ऑडिट करना आपने एक एजेंसी को दे रखा है। अब आप देखो ये मल्टीपल वेंडर्स हैं, अलग अलग सेवाएं दे रहे हैं आपको। अगर कुछ रिस्क अराइज हुई, थ्रेट आया, तो बोलेगा नहीं मेरी गलती नहीं, उसकी थी, नहीं उसने नहीं, इसने ऐसा किया, तो सब लोग एक दूसरे के ऊपर ढोल देंगे, राइट। और वो बता भी देंगे कि क्यों उसका था, वो बता देगा क्यों उसका, क्योंकि ये सारी एक्टिविटीज एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती हैं बच्चों। तो मल्टीपल वेंडर्स के कारण भी रिस्क अराइज हो रही है। आगे सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। बच्चों ऑडिट में हम ये बार बार पढ़ते थे कि ड्यूटीज क्या हो, सेग्रीगेट हो। कभी भी इनकम्पैटिबल टास्क को मर्ज करो तो फ्रॉड होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ऑडिट सब्जेक्ट हमें क्या बताता है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज एक अच्छा इंटरनल कंट्रोल है। आपको याद होगा जब मैंने आपको ऑडिट पढ़ाया था तब मैंने आपको यह बताया था कि जो व्यक्ति इनवॉइस बना रहा है वही अगर अकाउंटेंट है और कैश बॉक्स भी वही मैनेज करता है तो ये इनकम्पैटिबल टास्क है। ये जैसे ही एक व्यक्ति को दोगे तो वो फेक इनवॉइसेस बनाएगा, कैश उठा के जेब में रख देगा, अकाउंटिंग एंट्री भी कर देगा, इनवॉइस भी बना देगा, इनकम्पैटिबल टास्क मर्ज हो गई। तो ऐसे केस में हमारा पुराना ऑडिट सब्जेक्ट और पुराने इंटरनल कंट्रोल्स ये कहते थे कि इन टास्क को अलग अलग करो। लेकिन अब जब हम आईटी को यूज कर रहे हैं तो एक क्लिक पे सारी की सारी ट्रांजैक्शन स्टार्टिंग से लेके आखिरी तक सॉफ्टवेयर एक ही जगह पे परफॉर्म कर रहा है। अब सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी कैसे करोगे, ये भी एक रिस्क है। हाउ विल यू सेग्रीगेट द एक्टिविटीज। पर बच्चों मैं आपको बता दूं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी एक्टिविटीज को सेग्रीगेट कर सकते हैं। जिस व्यक्ति ने सॉफ्टवेयर बनाया या रिपेयर किया वो उसकी टेस्टिंग नहीं करेगा। जो व्यक्ति सॉफ्टवेयर बनाता है और टेस्ट करता है उसके अलावा थर्ड इंडिपेंडेंट पार्टी सॉफ्टवेयर का ऑडिट करे। तो आप देखिए हमने इन टास्क को अलग अलग किया, लेकिन जिससे बनवाया सॉफ्टवेयर उससे रिपेयर मेंटेनेंस करवाओगे, उससे ही ऑडिट, तो वो अपनी गलतियां बताएगा ही नहीं। तो यहां पे भी सेग्रीगेशन होता है, लेकिन फिर भी टेक्नोलॉजी के कारण सेग्रीगेशन अफेक्ट हुआ है, ये एक रिस्क है। देन 8th पॉइंट, एक्सटर्नल थ्रेट्स लीडिंग टू साइबर फ्रॉड्स और साइबर क्राइम। तो बच्चों बहुत सारे साइबर क्राइम्स होते हैं, हैकिंग, क्रैकिंग। अभी देखो ऊपर तक के सारे पॉइंट्स क्या बता रहे थे कि टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, सिस्टम टफ हो गया, मल्टीपल वेंडर्स हैं, लेकिन अभी तक आपको ये थोड़ी ना बताया कि आपका कॉम्पिटिटर ना एक टेक्नोलॉजिकल पर्सन को बिठा के बैठा है, आपके सर्वर पे अनऑथोराइज्ड एक्सेस करता है, डेली बेसिस पे जो काम हो रहा है वो टेक्नोलॉजिकल पर्सन हैक करके डेली रिपोर्ट कर रहा है आपके कॉम्पिटिटर को। अब ये तो सामने से साइबर क्राइम है ना, साइबर अटैक है। ये तो ऐसी कोई एक्टिविटी अभी तक ऊपर वाले पॉइंट में नहीं आई थी, ये एक्सटर्नल थ्रेट है जो साइबर क्राइम है, राइट। देन 9th नंबर पॉइंट, इंटेंशनल और अनइंटेंशनल एक्ट्स ऑफ इंटरनल एम्प्लॉइज। बच्चों बहुत बार एम्प्लॉइज भी क्या हो जाते हैं, डिसग्रिंटल्ड हो जाते हैं। जरूरी थोड़ी ये थर्ड पर्सन हैकर क्रैकर एक्सटर्नल व्यक्ति ही करे। आपने आपके एम्प्लॉइज को ट्रस्ट करके यूजर आईडी पासवर्ड दिया कि ये टास्क करना, अब वो उसी यूजर आईडी पासवर्ड से राइटफुल है सिस्टम को एक्सेस करने के लिए, लेकिन जो काम करना था उसके अलावा उसने दूसरा काम किया, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का डाटा कॉपी किया एक रिमूवेबल हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव पे और फिर उसको बेच दिया। ये इंटरनल सोर्स है रिस्क की। और देखें आप ये एम्प्लॉइज दे रखे हैं, राइट। देन
न्यू सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक्स एम्प्लॉयड टू एक्वायर कॉन्फिडेंशियल क्रेडेंशियल। बच्चों पहले जब चोर चोरी करता था ना, बहुत मेहनत लगती थी उसको। क्या करता था, वो रस्सी लेके आएगा और उसे उठा के फेंकेगा 3-4 मंजिल वाली उस पे, फ्लोर्स वाली मल्टी पे चढ़ेगा, चाबियों का गुच्छा है उसके पास, एक टॉर्च है, एक चाबी नहीं लग रही, दूसरी फिर उसकी मास्टर की। मेहनत का काम। आज हैकर क्रेकर अपने ऑफिस में बैठ के, एसिड चैम्बर में बैठ के, टेक्नोलॉजी के थ्रू आपके सिस्टम्स का वायलेशन करके आपका डाटा चोरी कर रहा है। दिस इज व्हाट न्यू सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि इस प्रकार के लोगों को जब आपके ऑफिस की इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसने क्या किया, आपके एम्प्लॉय को फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। अब उनको पता ही नहीं रहता है कि कौन है क्या, अच्छा दोस्त है ना, एक्सेप्ट कर लो। आजकल चलन है कि फ्रेंड लिस्ट किसकी बहुत ज्यादा बड़ी है, राइट। एक्सेप्ट कर लिया। अब वो एम्प्लॉय क्या करता है, अपने फोटोज रेगुलर बेसिस पे एफबी पे डालता रहता है। तो कभी उसने सेल्फी खींची, कभी क्या किया, अलग अलग एंगल से फोटो खींचे, लेकिन उस समय वो ऑफिस में बैठा रहता है। पूरे जहान को पता चल रहा है कि आपके आईटी रूम का स्ट्रक्चर क्या है, कहां कहां पीसीस पड़े हैं, सारे फोटोज जो है ना वो फेसबुक पे दिख रहे हैं। तो दिस इज न्यू वे ऑफ कमिटिंग द फ्रॉड कि आपके एम्प्लॉयज के जितने भी फेसबुक और ये सब अकाउंट्स हैं, इंस्टा वगैरह, उस पर वो एक्सेस कर करके क्या करेंगे, सारी की सारी चीजें देखेंगे कि कहीं से कुछ क्लू मिल जाए, कहीं से कुछ पता चल जाए संस्था के बारे में, और फिर हम फ्रॉड कमिट करें। देन नीड फॉर गवर्नेंस प्रोसेस टू एडिक्वेटली मैनेज द टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट बच्चों। मैंने आपको बताया था ये जो सब्जेक्ट है ना, ये प्योर आईटी सब्जेक्ट नहीं है, कन्वर्जेंस है मैनेजमेंट साइंस का और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी साइंस का, राइट। अब देखिए नीड फॉर गवर्नेंस। गवर्नेंस प्रोसेस क्या, टॉप मैनेजमेंट जो डिसीजन लेगा वो गवर्नेंस होगा। टू एडिक्वेटली मैनेज द टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी को मैनेज करने के लिए, एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। फॉर एग्जांपल बैकअप पॉलिसी। अब बैकअप पॉलिसी क्या है बच्चों, कि ऑर्गेनाइजेशन डेली जितना काम करती है, डे एंड पे ऑटोमेटिकली है ना, कुछ सिस्टम्स पे बैकअप हो जाएगा। अब मैं बोल रहा हूं बैकअप पॉलिसी, तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में मैंने आपको पॉलिसी बताया था कि दिस इज फ्रेमवर्क गाइडिंग मैनेजर्स फॉर टेकिंग नेसेसरी डिसीजन, एक्शंस एंड गाइडिंग देयर थॉट्स, बिलीव्स। पॉलिसीज बनाता कौन है, मैनेजमेंट बनाता है, राइट। ये डिसीजन मेकिंग है। तो डेली बैकअप प्लान या डेली बैकअप पॉलिसी, ये गवर्नेंस साइड हो गई, राइट। और ऐसे केस में टॉप मैनेजमेंट अगर ऐसी कोई पॉलिसी बनाता है तो किसी भी दिन अगर डाटा डिलीट हो गया तो आपको ये बैकअप काम में आता है, राइट। सो कंट्रोल्स इन द सिस्टम शुड बी इंप्लीमेंटेड फ्रॉम मैक्रो एंड बिजनेस पर्सपेक्टिव एंड नॉट फ्रॉम फंक्शनल एंड टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव। सिर्फ टेक्नोलॉजी को मत देखो, पूरी ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल को देखो। और ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल को ऊपर से कौन देखता है, टॉप मैनेजमेंट, जिसको ऊपर से पूरा बर्ड्स आई व्यू होता है ना, वैसे पूरी ऑर्गेनाइजेशन दिखती है, राइट। एज टेक्नोलॉजी हैज बिकम की इनेबलर। की इनेबलर का मतलब समझे आप, हर वो चीज जो आपको आपके बिजनेस ऑब्जेक्ट्स अचीव करने में हेल्प करती है उसको बोलते हैं इनेबलर। एंड आईटी इज इनेबलर नाउ बच्चों। बिना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आप आपके ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं कर सकते, राइट। तो आईटी इज नाउ की इनेबलर। की इनेबलर का मतलब मैंने आपको क्या बताया, हर वो चीज जो आपको मदद करे आपके बिजनेस ऑब्जेक्ट्स अचीव करने में, वो की इनेबलर है। तो as technology has become key enabler for the banks and its implementation across the organization, senior management should be involved. किसको involved करना है, टॉप मैनेजमेंट को, in directing how technology should be deployed and taking appropriate policy। देखो शब्द पॉलिसी बच्चों, ये जो बैकअप पॉलिसी है, डिजास्टर रिकवरी प्लान है, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान है, ये सब कौन बनाएगा, टॉप मैनेजमेंट के इन्वॉल्वमेंट से बनेगा। तो देयर शुड बी गवर्नेंस। आप मैनेजरियल एंगल से आईटी को देखो, ऐसा ही पॉइंट कह रहा है। अगर नहीं देखोगे तो रिस्क जनरेट होगी। सिर्फ आईटी पर्सोनल के भरोसे सब नहीं छोड़ सकते, टॉप मैनेजमेंट करता धरता है। देन नीड टू एंश्योर कंटिन्यूटी। नीड टू एंश्योर कंटिन्यूटी यानी कितनी भी बड़ी रिस्क क्यों ना अराइज हो जाए, आपका बिजनेस जो है वो हमेशा क्या हो, कंटिन्यू हो। जैसे
मैंने आज के लेक्चर में बताया था कुछ एनवायरमेंटल थ्रेट्स है। एनवायरमेंटल थ्रेट्स कैसे? फायर एक्सटिंग्विशर लगाया, फायर अलार्म लगाया, फायर प्रूफ मटेरियल यूज किया, आग लग गई, ज्यादा नुकसान नहीं होगा, कुछ अर्स बाद सब कुछ सही हो जाएगा और आप बिजनेस कर पाएंगे। अगर ये सब कंट्रोल्स नहीं लगाते तो बिजनेस हो सकता है मैसिव लेवल पर क्या होता है, डिसरप्ट होता। ऐसे ही हमने वाटर डिटेक्टर्स लगाए, वाटर अलार्म्स लगाए और उसने हमें सेव किया फ्रॉम एक्सेसिव रेन से, जो पानी भर रहा था उससे, राइट। तो ये सब चीजें क्या है, ये हमारा बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान है कि कुछ भी एनवायरमेंटल थ्रेट आए, कुछ भी डेंजर्स आए, थ्रेट्स मटेरियलाइज हो जाए, फिर भी हम ज्यादा अफेक्ट ना हो और हमारा बिजनेस क्या चलता जाए, कंटिन्यू होता रहे। दैट इज कॉल्ड एज बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान। तो क्या कोई रिस्क है कि आपका बिजनेस कंटिन्यूड नहीं रहेगा? यस, जब आप टेक्नोलॉजी पे जाते हैं तो बहुत सारे प्रकार के रिस्क अराइज हो जाते हैं। वायरस, वॉर्म, ट्रोजन हॉर्सेस, इनका अटैक हो जाएगा, ये भी एक प्रकार की रिस्क है। तो इन सब से बचने के लिए भी आपके पास क्या होना चाहिए, प्लान। और ये जो 12th पॉइंट था, ये भी एक क्या है बच्चों, रिस्क है। अब आपको इनमें से जो अच्छे लगे 8-10 पॉइंट याद कर लेना बच्चों, इट्स अप टू यू। हेडिंग तो वैसे सबकी याद करो तो ज्यादा अच्छा रहता है, लैंग्वेज अपनी लिख लो ज्यादा अच्छा, ठीक है बच्चों। अब बच्चों आगे कल कंटिन्यू करेंगे, यहां तक आप अच्छे से पढ़ लें, लिख लें इसको। आज हमने रिस्क एंड इट्स मैनेजमेंट पढ़ा है और उसमें भी अभी तक हमने सिर्फ सोर्सेस एंड टाइप्स ऑफ रिस्क पढ़ा है। आगे जो है रिस्क का मैनेजमेंट देखेंगे। अच्छा डिस्कशन है बच्चों, लेकिन ये कल हम कंटिन्यू करेंगे, राइट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।